रहेगा। चलो ओके, पैसिव वॉइस। देखो वॉइस क्या होता है, वॉइस किसे कहते हैं? एनीवन पढ़े नहीं कब्बू एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस? हाँ बताओ। पैसिव वॉइस तो बता ही दोगे। वॉइस किसे का, वॉइस क्या होता है? क्रिया का रूप। बताते हैं ना हमेशा। देखो पैसिव वॉइस में क्रियाएं होती हैं, वाक्य पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में नहीं होता है। हमेशा वर्ब एक्टिव वॉइस होता है और पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि दिए गए वाक्य का कर्ता सक्रिय है अथवा निष्क्रिय, उसे हम वॉइस कहते हैं। अब ये दो तरह का होता है, एक एक्टिव वॉइस एक पैसिव वॉइस। अगर दिए गए वाक्य का कर्ता ऐसा है कि जिससे ये पता चले कि सब्जेक्ट सक्रिय है यानी काम कर रहा है, क्रिया का संपादन वो कर रहा है, तो क्या होगा? वो एक्टिव वॉइस में होगा, क्रिया एक्टिव वॉइस होगी। और अगर क्रिया का वह रूप है जिससे हमें यह पता चल रहा है कि दिए गए वाक्य का सब्जेक्ट जो है, जो करता है, वह निष्क्रिय है, वो काम नहीं कर रहा है, बल्कि क्रिया का संपादन उसके ऊपर हो रहा है, वह काम नहीं कर रहा, वह निष्क्रिय है, करने वाला कोई और है, तब ऐसी स्थिति में वो क्रिया क्या होती है? पैसिव वॉइस में। तो क्रियाएं एक्टिव पैसिव होती हैं, ना कि सेंटेंस। कुछ लोग कहते हैं ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, नो, वर्ब होता है। ठीक है, तो लिखिए पहले वॉइस, जिसको हिंदी में वाच्य बोलते हैं, वाच्य, यह वॉइस। There are two kinds of voice. The first is active voice and the second is passive voice. बंद नहीं है, ठीक है। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। अब परिभाषा तो समझ में आई गया, वॉइस किसे कहते हैं। देखो एक्टिव वॉइस जो होता है, इसको हम बोलेंगे कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि दिए गए वाक्य का कर्ता सक्रिय है। क्या है? सक्रिय का मतलब काम कर रहा है, क्रिया का संपादन कर रहा है। वाक्य का कर्ता सक्रिय है, उसे एक्टिव वॉइस नहीं, सक्रिय है तब वह क्रिया एक्टिव वॉइस में होता है। ये चीज जब दिए गए वाक्य का कर्ता ऐसा लगे कि वह काम कर रहा है, क्रिया का संपादन कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। जैसे कहते कि ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं। ही टीच मी, तो बताओ पढ़ाने का काम तो यही कर रहा है ना, यानी यह एक्टिव है कि नहीं है? यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है, यानी पढ़ाने का काम ही कर रहा है। ऐसा थोड़ी है ये निष्क्रिय, यानी ये काम कर रहा है भैया, तो एक्टिव है। तो जो काम कर रहा है वो एक्टिव है, सब्जेक्ट एक्टिव है, इसका मतलब क्या है? ये क्रिया ये एक्टिव है, इसमें कैसा है? एक्टिव है। लेकिन यही चीज अगर आप ऐसे कहें कि क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि दिए गए वाक्य का कर्ता
निष्क्रिय है, यानी वह काम नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है, तब वह क्रिया किस में होती है? पैसिव वॉइस में होती है। पीवी का मतलब पैसिव वॉइस होती है। अब इसी का सेम एग्जाम्पल अगर हम कह दें कि आई एम टॉट बाई हिम, इसका हिंदी होगा मुझे उसके द्वारा पढ़ाया जाता है। तो बताओ, मुझे पढ़ाया जाता है ना, या मैं पढ़ाया जाता हूँ? तो मैं थोड़ी काम कर रहा हूँ पढ़ाने का, मुझे पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने वाला कोई और है, काम करने वाला कोई और है, यानी इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वह काम नहीं कर रहा है, ये निष्क्रिय है। और जब निष्क्रिय है तो ये कैसा, इसकी क्रिया कैसी होगी? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में बोल देते हैं लोग, यानी कहने का मतलब ये पैसिव वॉइस है। अब कुछ लोग कहते हैं सर जहाँ बाई लिखा हो वो पैसिव वॉइस होता है। बाई से हम पैसिव वॉइस का पता नहीं लगाते हैं। जिस वाक्य का सब्जेक्ट पढ़ने पर हमको ऐसा लगे कि जिस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, निष्क्रिय हो, यानी इनएक्टिव हो, एक्टिव ना हो, वही क्या होता है? पैसिव वॉइस। अच्छा, ये तो हो गया अर्थ से, हमको भाई अर्थ निकाल करके हम पता लगाएंगे। लेकिन हम इंग्लिश में लिखा होगा तब कैसे, मान लो अर्थ नहीं हमको पता है, तब कैसे पता लगाएंगे कि ये पैसिव वॉइस में है कि एक्टिव वॉइस में है? तो वर्ब को देख करके। और हमेशा एक चीज़ जान लीजिए, पैसिव वॉइस का जो होता है वह क्या होता है? कोई ना कोई एक बी का फॉर्म आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। यही अगर आप जहाँ देख रहे हैं, बी का फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं भी अगर तुमको दिखाई दे रहा है किसी भी सेंटेंस में, समझ जाना हो क्या है? पैसिव वॉइस। बस यही है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बी मतलब बी का कोई फॉर्म होना चाहिए। आप कहेंगे बी का कौन कौन सा फॉर्म होता है? बहुत होता है बी का फॉर्म। देखो यहाँ पे बी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, ये सब आते हैं। ठीक है, ये सब क्रियाएं बी के अंतर्गत आती हैं। तो ये जहां भी दिखे और इसके तुरंत बाद वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म दिखाई दिया तो आप जान जाइएगा ये क्या है? पैसिव वॉइस। ये क्या होगा? पैसिव वॉइस में होगा। ये कहीं भी अगर हम ऐसा चीज़ दिखाई दिया, ये स्ट्रक्चर कहीं भी अगर हमको दिख रहा है तो ये हमेशा क्या होता है? पैसिव वॉइस में होता है। किस में होता है? पैसिव वॉइस। बी का कोई फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, और उसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर दिख गया तो हम समझ जाएंगे ये हमारा जो सेंटेंस है या इसका वर्ब जो है ये किस में है? पैसिव वॉइस। ठीक है, तो इसको पहले नोट करिए, फिर आगे हम बताएंगे कैसे हर टेंसों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। चलिए, तो हमने जान लिया एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस तो समझ में आ गया, ठीक है, क्या होता है? जिसका कर्ता निष्क्रिय हो, या हम अगर बी प्लस वर्ब का, बी का फॉर्म है और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं देख जाएंगे, हम जान जाएंगे ये पैसिव वॉइस है। बाई प्लस, ये मत कभी कहना कि बाई जहाँ रहेगा वो लास्ट में वो पैसिव वॉइस होता है, तब तो है पैसिव वॉइस होना चाहिए। जैसे ही गोस टू स्कूल बाई बस, तो कह रहा है बाई बस देखे हैं, पैसिव वॉइस में है नहीं। तो बाई से हम नहीं पता लगा सकते हैं ना कि वाक्य सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव। हमको ये देखना है वर्ब, क्योंकि वर्ब एक्टिव पैसिव होता है। हमको वर्ब से पता चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस। बी का कोई फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, ये दिखा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हम जान जाएंगे ये पैसिव वॉइस में है। या फिर अर्थ निकालना है हिंदी में हम, तो इसका आ रहा है कि ऐसा कि यह काम नहीं कर रहा है, ये इसके ऊपर काम हो रहा है, इसको पढ़ाया जाता है, तब हम जान जाएंगे ये क्या है? करने वाला कोई और है, ये पैसिव वॉइस में होगा। अब हम समझेंगे, क्योंकि टेंस 12 होता है, अब 12 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, सिर्फ 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। कितने? मात्र या केवल 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है।
केवल 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है भैया। कौन कौन है वो? इंडिफिनिट का तो तीनों है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, और फ्यूचर, यानी इसका तीनों, फ्यूचर, फ्यूचरे, इंडेफिनिट टेंस। तो इंडिफिनिट का तीनों टेंसों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का केवल दो, कॉन्टिन्यूअस का केवल दो, कौन कौन? एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फिर आते हैं परफेक्ट में। तो परफेक्ट के तीनों टेंसों का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस, और आठवां है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पे यानी इंडिफिनिट के तीनों टेंसों का, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। परफेक्ट के भी तीनों टेंसों का, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन कॉन्टिन्यूअस के केवल दो टेंसों का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के तीनों टेंसों का नहीं बनता है। तो 3 2 5 3 8, कुल 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, ठीक है। इसको भी लिख लो। चलो, यहाँ पे लिखा है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव कैसे करते हैं, क्या क्या काम हम करेंगे, क्या क्या ध्यान देना पड़ता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। तो सबसे पहला चीज़ को, अगर कोई सेंटेंस दिया है तो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, किसको? ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं? सब्जेक्ट में बदल देते हैं। किसमें? सब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट है उसको उठाएंगे और किस में लिख देंगे? सब्जेक्ट में। और उसके सब्जेक्ट को बाई करके और क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये काम आप करेंगे। ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट रहेगा उसको लास्ट में ले जाके बाई और प्लस उसको ऑब्जेक्टिव केस में कर देते हैं। ध्यान रहे, जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो केस भी बदलेगा। जैसे यहाँ आई था तो यहाँ क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस होगा ना, आई का क्या होता है? मी होता है। तो केस भी बदल जाएगा। और अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट में हमारा मी था, उसको सब्जेक्ट में ले आ रहे हैं तो क्या होगा? आई हो जाएगा। तो ये केस भी बदलेगा, इन्हें कि मी के मी ही रख देना, केस भी आप बदलते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा? जो आपका एक्टिव वर्ब होगा, एक्टिव वर्ब, उसको क्या करेंगे? पैसिव वर्ब में बदल देंगे। बस यही काम करना है। अब ये पैसिव वर्ब क्या होगा? हम बता चुके हैं कि बी का कोई ना कोई फॉर्म आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही करना है हमको, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। कितने काम? 1 2 3 काम। पैसिव वॉइस में आपका वाक्य बदल जाएगा। जैसे हम पहला देखते हैं किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात अगर करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी? इज, एम और आर में से कोई एक लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही काम करना है, ठीक है। जैसे देखो, अफर्मेटिव में जैसे लिखा हो कि ही इट्स मैंगो, नहीं, ही इट्स ही इट्स चीज़, वह पनीर खाता है, ठीक है। क्या खाता है? पनीर। अब हमने क्या देखा? हम कहे कि भाई ऑब्जेक्ट को क्या बना दीजिएगा? सब्जेक्ट। पहला काम होता है ऑब्जेक्ट खोजेंगे कहाँ है, तो मिल गया हमको
वो खाता है, क्या खाता है, पनीर खाता है। तो इसी को सब्जेक्ट बना देंगे, तो चीज़ का सब्जेक्टिव केस भी यही होगा, नाउन का केस वही होता है, चाहे ऑब्जेक्ट में हो चाहे सब्जेक्ट में, प्रोनाउन बदलता है। तो चीज़, अब यह सिंगुलर होगा तो इज लगेगा, प्लूरल होगा तो आर लगेगा, और आई एक ऐसा है जिसी के साथ एम आता है, यानी ये एक दूसरे से शादी कर चुके हैं, इंगेजमेंट हो चुका है कि आई के साथ केवल और केवल क्या आएगा, एम आएगा, और कोई नहीं आ सकता है। आई के साथ कौन आएगा, एम आएगा, और कोई क्रिया और कोई भी कर्ता एम के साथ नहीं आता, केवल कौन आता है, आई। दे लाइक ईच अदर, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, पसंद। तो यहाँ पे एम केवल आई के लिए फिक्स है, इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे चीज़ जो है, पनीर क्या है, सिंगुलर माना जाता है। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं उनको हम क्या मानेंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर बात करें पीस ऑफ चीज़, पनीर के टुकड़े, अब वहाँ ये क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बस पनीर कह रहे हो तो ये सिंगुलर है, ठीक है। ऐसे कह दें कि पनीर के टुकड़े बिखरे हुए थे, अब वहाँ प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि अब टुकड़ों की बात हो गई ना, तो वो क्या हो गया, प्लूरल। तो चीज़, अब चीज़ है तो ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज, और उसके बाद तुरंत वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन, ईटेन। चीज़ इज ईटेन, पनीर खाया जाता है। फिर हमने क्या बताया, उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है, कहाँ गया, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, बाय लिखते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर दिया जाता है, बस इसके पहले क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं। यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो हमको अगर रूल लिखना हो, क्या लिखना हो, रूल, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सर रूल क्या होगा, कुछ नहीं, रूल है सब्जेक्ट को लिखिए और ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। और उसके बाद सर जी इज, एम, आर, इसमें से कोई एक आएगा, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो बता ही दिए हैं, फिर बाई होगा और ऑब्जेक्ट, हाई जो ऑब्जेक्ट आएगा वो एक्टिव वॉइस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। बस देखिए बन गया, इसी से देख करके हमने इसका रूल भी बना दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो देखो कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे अफर्मेटिव लिखा है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में देखिए, जैसे ही टीच मी, तो हमने बताया मी को क्या बनाएंगे, इसका इसी ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा, और आई के लिए बताए हैं क्या हो लगता है, एम लगता है। आई एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म, टाट। अब बाय लिख करके ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या कर देते हैं, ये रूल में भी लिखा हुआ है सब। उसी तरह से लिखा आई लव हर, तो हर जो है ऑब्जेक्ट है, हर को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, सी हो जाएगा। हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी, और सी के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा। अब बाय लिखेंगे और आई का कर्म कारक क्या हो जाता है, मी हो जाता है। और सेम इसी तरह से देखो, स्ट्रक्चर जैसा रहेगा उसी तरह से, अगर ये निगेटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे यहाँ डस के बाद नॉट लगा है, तो बस हम यहाँ एम के बाद क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए। जैसा स्ट्रक्चर इसका होगा वैसा स्ट्रक्चर इसका होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डू के बाद नॉट था, हमने इच के बाद भी क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। सेम चीज़ है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव में, अगर यहाँ पे क्रिया बाहर आ रही है तो यहाँ पे हम भी क्या कर देंगे भाई, एम को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। देखिए यहाँ पर एम आई हो गया, जैसे डज ही था तो यहाँ पर जब मी को हमने आई बनाया तो इसके अनुसार एम यहाँ था तो एम बाहर आ गया। सेम इसी तरह से यहाँ पे हर के अनुसार जब हम सी करेंगे, जैसे यहाँ पर सहायक क्रिया बहरे है तो पैसिव वॉइस में भी क्या होगा, सहायक क्रिया बाहर हो जाएगा। आ रहा समझ में। अगर यहाँ पर ही के बाद नॉट रहता थे, हूँ आई के बाद क्या हो जाता, नॉट हो जाता। यहाँ पे सी के बाद नॉट होता तो वहाँ भी सॉरी आई के बाद नॉट होता तो सी के बाद भी क्या हो जाएगा, नॉट। यानी जैसा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का रहेगा वही स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में भी होगा। ठीक, बाकी रूल तो हमारा यही रहेगा सबके लिए, बस स्ट्रक्चर बदलेगा। अगर एक्टिव वॉइस में आप क्रिया बहरे देख रहे हैं तो पैसिव वॉइस में भी क्रिया बाहर कर दीजिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और अगर आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में क्रिया के बाद नॉट आ रहा है तो पैसिव वॉइस में भी क्रिया के बाद क्या आना चाहिए, नॉट आना चाहिए। बस यही है, स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो आपको रूल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि अफर्मेटिव का अलग लिखिए, निगेटिव का अलग लिखिए, इंट्रोगेटिव का लिखने की ज़रूरत है
नहीं, हम समझ गए। जो स्ट्रक्चर इसका होगा वही स्ट्रक्चर इसके पैसिव का भी होगा, जो स्ट्रक्चर एक्टिव का वही पैसिव का। बस स्ट्रक्चर पे हम समझ जाएंगे तो हमको रूल याद करने की ज़रूरत नहीं। आ रहा समझ में? हाँ, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और उसके बाद हम कुछ दे रहे हैं जिसको आप बना के लाएंगे घर से, होमवर्क। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए और बना कर लाइएगा कल, ठीक है। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने बता दिया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसी तरह से हर टेंस का हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उसके बाद और भी जो गहरी बातें हैं उसको हम बाद में बताएंगे। पहले हर टेंस का अफर्मेटिव कैसे, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, बस इन स्ट्रक्चर्स को आप जान जाएंगे। और कौन से टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है ये भी आपको याद करते चलना है। अब इसमें तो इज एम आर, यानी पास्ट में क्या होगा, वॉज वेयर, फ्यूचर में विल और सेल के बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कल।